नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र और हम अभ्यास प्रश्न कर रहे थे उसके, और आज हम करेंगे निबंधात्मक प्रश्न उसका। आपको क्या करना है, आपको लेकर के बैठनी है कॉपी और पेन, जल्दी से लेके आइए। शुरू करते हैं अपन। प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा लिखिए और फिर इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर दो पार्ट में देना है। पहले आपको क्या बतानी है, पहले आपको बतानी है प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा, और फिर आपको क्या करना है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। तो प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पहले आप बात करिए कि किस तरह से जो रोगाणु हैं, रोगाणु कोई भी हो सकते हैं, रोगजनक कोई भी हो सकते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक या कोई सूक्ष्म जीव अटैक जब करते हैं तो हमारे शरीर का एक ऐसा तंत्र है जो उनसे हमारी रक्षा करता है, और वो तंत्र क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इसके बारे में आप बता देंगे। फिर आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा देनी है। यानी शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा ये बाहरी पदार्थों को पहचान लेती है। सबसे पहले क्या करती है, ये पहचान करती है। यानी कोई भी अगर बाहर से अटैक करता है तो उस बाहर से आने वाले रोगजनक को ये क्या करती है, पहचान लेती है। फिर उन्हें अपने उत्तकों को क्षतिग्रस्त करके या बिना क्षतिग्रस्त किए क्या क्या करती है, निष्प्रभावित करती है, निष्कासित करती है या उपापचयित कर देती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इस तरह से पहले आपको प्रतिरक्षा की परिभाषा देनी है। इसके अलग से नंबर होंगे, है ना। अगर दो पार्ट में प्रश्न जब दिया जाता है तो दोनों पार्ट के नंबर जो है डिवाइडेड होते हैं। ठीक है ना। तो पहले आपको ये परिभाषा देनी है, फिर आपको क्या बताना है, फिर आपको बताना है कि प्रतिरक्षा के प्रकार। तो इस तरह से स्टार्टिंग आपको इस तरह से करनी है। देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप आंसरिंग करते हैं तो उसमें आपने आंसर किस तरह से प्रेजेंट किया है, ये बहुत मायने रखता है। तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी। तो इस तरह से प्रतिरक्षा के प्रकार, सहज, प्राकृतिक अथवा आनुवंशिक, पहली तो ये होती है। दूसरी उपार्जित अथवा जीवन काल में विकसित। ठीक है, अब एक एक करके दोनों के बारे में आप लिखेंगे। पहले आप सहज प्राकृतिक अर्थात आनुवंशिक ले लेंगे। तो इसमें आप बताएंगे, नाम से भी आपको पता है कि प्राकृतिक सुरक्षा, यानी ये जन्मजात होती है ना। ये प्रकृति ने हमें दी हुई है, ये जन्मजात है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो ये प्रतिरोधक क्षमता अपने साथ लेकर के पैदा होता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जन्म से प्राप्त होती है, अवरोधों से प्राप्त होती है जो शरीर में रोगजनक प्रवेश को रोकते हैं। तो एक व्यक्ति स्वयं को विभिन्न प्रकार के हानिकारक एवं बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों से कई प्रकार की प्रभावकारी क्रियाविधियों द्वारा बचाता है ना। बहुत सारी क्रियाविधियों द्वारा वो बचा लेता है। बहुत सारी ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो है अपने आप ही रसायन बनते हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, है ना, जो कि क्या करती हैं, रोगाणु कीटाणुओं से हमारी स्वतः ही रक्षा करती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रोधक क्षमता में 4 तरह के घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, शारीरिक अवरोध, पूरक तंत्र, भक्षकाणिकाएं और प्रदाह अवरोध। ठीक है, ये 4 तरह के आपको बताए हुए हैं, है ना। अब इस तरह से आप इसके बारे में ये चार्ट इस तरह से बना लेंगे, है ना, कि 4 हमने क्या है, ये प्रतिरक्षा रोधक क्षमता। ठीक है, शारीरिक अवरोध, पूरक तंत्र, भक्षकाणिकाएं अवरोध और प्रदाह अवरोध। ठीक, अब एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में भी आप लिखेंगे, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना है ना। तो उसमें आप सारी चीज़ें लिखेंगे। तो अब शारीरिक अवरोध की बात करते हैं। तो शारीरिक अवरोध में आपको पता है जो सामान्यतः कहाँ से शुरू होता है। देखिए, हमारी आँख का जो आंसू है ना, यानी बाहर आपने देखा होगा कि आँख में अगर कुछ भी पड़ जाता है तो तुरंत क्या होते हैं, आंसू निकलने लग जाते हैं, जो उस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं पूरी, है ना। और इसी तरह से जो है हमारी नाक के अंदर रोम होते हैं, बाल होते हैं, और साथ ही म्यूकस होता है जो कि धूल, मिट्टी, कीटाणु, जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकता है। फिर श्वास नली में भी ऐसा ही होता है ना। इसके साथ ही जो हमारा अमाशय है, अमाशय में क्या होता है, HCl होता है, जिसकी कि अम्लीयता बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी pH 1 या 2 होती है ना। तो
इतनी ज़्यादा अम्लीयता में जो भी कीटाणु जीवाणु वगैरह होते हैं वो डेवलप नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले हमारी त्वचा, हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, वो भी जीवाणु रोगाणु को अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। फिर भोजन नाल जो है, अब भोजन नाल में क्या होता है आपको पता है, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। तो वो लाभदायक जीवाणु और जो बाहर से आए हानिकारक जीवाणु हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होती है और वो उसको नष्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो है आपके जनन अंग में ऐसा होता है, साथ ही आपके सीमन में जो है जीवाणुनाशी रसायन पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पूरे शरीर के अंदर म्यूकस जो है वो होता है, लसलसा पदार्थ होता है जो कि जीवाणु कीटाणुओं को जकड़ लेता है और उनको जो है हमारे शरीर को बचा लेता है। तो सामान्य रूप से जब शारीरिक अवरोध की बात करते हैं तो त्वचा, म्यूकस झिल्ली और शारीरिक स्त्राव। तो ये शारीरिक स्त्राव के बारे में मैंने आपको बात बता दी थी, त्वचा और म्यूकस झिल्ली। तो इस तरह से आप लिख लेंगे और फिर एक एक का वर्णन करेंगे, ठीक है। ये चित्र आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे त्वचा ली आपने, त्वचा का चित्र बना सकते हैं। आपको पता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। बाहरी जो है एपिडर्मिस होती है और भीतरी क्या होती है, डर्मिस होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस जो है कई उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनती है और सबसे बाहरी जो है एपिडर्मिस मृत कोशिकाओं की बनी होती है और इसमें क्या होता है, केराटिन। ये जो केराटिन है ना, इस नामक प्रोटीन की बनी होती है जो रोगाणु जो है इसको भेद नहीं सकते हैं, ठीक है। आंतरिक जो डर्मिस है वो संयोजी ऊतक की बनी होती है। अब उसके अंदर क्या होते हैं आपको पता है, उसके अंदर वसामय ग्रंथियां होती हैं, सीबम होता है ना। ये जो सीबम होता है, ये जो सीबम है ये लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल होते हैं। ये अम्ल त्वचा की जो पीएच है 3 से 5 के बीच में रहते हैं। तो जब इतनी अम्लीयता होती है तो उसमें जीवाणु कीटाणु जो है वो डेवलप नहीं हो सकते हैं। कम पीएच पर सूक्ष्म जीव जो है वो विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अक्षण त्वचा रोगजनकों के प्रवेश को रोकती है और इसकी कम पीएच जो है वो अधिकांश जीवाणु वृद्धि को रोकती है, ठीक है। त्वचा में छोटा सा कट लगने पर रोगजनक प्रवेश कर जाते हैं तो वे शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ त्वचा में विभिन्न प्रकार के कीड़े काटने से भी जो है रोग हो सकता है। तो इन सब से बचने का जो है और कार्य जो है प्राकृतिक रूप से बाकी जो हमारी बाकी जो हमारी कोशिकाएं हैं, जैसे बी सेल है, टी सेल्स हैं, है ना, वो इसके लिए तैयार रहती हैं। फिर है म्यूकस झिल्ली, जो बात कर रहे हैं, जैसे लार है हमारी, है ना, लार है, साथ में हमारे जो आमाशय है उसके अंदर होती है, नाक के अंदर होती है म्यूकस, ठीक है, ठीक, जनन अंगों में होती है। तो ये सब क्या करती हैं, ये एक श्लेष्मा की रक्षी परत है जो कि जो भी रोगजनक आता है उसको हमारी जो शरीर में रोग फैलाने से रोकते। उपकला की परत जो है उसमें निरंतर नवीनीकरण होता रहता है, श्लेष्मा में वो फंस जाते हैं। जो भी रोगाणु आते हैं, रोगजनक आते हैं, वो क्या करते हैं, श्लेष्मा में फंस जाते हैं। तो जैसे हम नाक की बात करें तो ये देखिए, है ना, ये क्या होते हैं, सीलिया होते हैं और ये म्यूकस की परत है। यहाँ पर ये देख रहे हैं वायरस है, बैक्टीरिया, ये सब क्या हो गए, फंस गए उसके अंदर, है ना, फंस जाते हैं और आगे शरीर में नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पूरी बात लिखेंगे। म्यूकस झिल्ली की एपिथेलियम कोशिकाओं पर बहुत से सामान्य जीवाणु भी पाए जाते हैं जो लाभदायक होते हैं। इन सामान्य जीवाणुओं को रोग पैदा करने वाले जीवाणु जो है, इनमें क्या होता है, परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, जो बात मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में, है ना। और म्यूकस झिल्ली में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ठीक है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि म्यूकस झिल्ली में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम जो क्या करता है, बैक्टीरियाज को मार देता है। फिर शारीरिक स्राव की बात हमने शुरू में कर ली कि विभिन्न अंगों से जो है डिफरेंट टाइप के स्राव निकलते हैं। आँख से आंसू निकलते हैं, मुंह से लार निकलती है, ठीक है, नाक से जो है श्लेष्मा जो है उसकी परत होती है हमारे, और पेट में HCl होता है ना। और इसके साथ ही बुखार में जो है अगर बहुत सारे रोगाणु अंदर जो है अटैक करते हैं तो कौन, अब आपको याद हो गया, WBC, है ना, आपको ध्यान है ना, WBC के बारे में बताया था कि WBC क्या करती है, ये कोशिकाएं हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं हैं, यानी हमारे शरीर की इन सभी रोगाणु कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, ठीक है ना। अब मैक्रोफेजेस द्वारा क्या होता है, पायरोजन, इनके अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या है, पायरोजन जो है उससे
शरीर का ताप बढ़ जाता है और रोगाणु जो है वो वृद्धि नहीं कर सकता है। तो WBC का क्या कार्य है? ये रोगाणुओं को जो है नष्ट करती है, बढ़ने से रोकती है और नष्ट करती है। अश्रु, लार, पसीना, इन सब में लाइसोजाइम होता है, जो अभी बात की थी अपन ने, और ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से आपको ये सारी बात लिखनी पड़ेगी। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बात मैंने की थी आपको, HCl होता है। फिर पित्ताशय से जो पित्तरस निकलता है, पित्तरस में क्या होता है? अब यहाँ पर पित्तरस में वो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी जो है आपके रोगजनक नहीं डेवलप हो सकते, सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देता है। त्वचा की जो तैलीय ग्रंथि, जो हम सीबम की बात कर रहे थे, उसमें सीरोमिनस ग्रंथि द्वारा स्रावित कर्णमोम, जिसको सैरुमन कहते हैं, और नासिका मार्ग में स्रावित द्रव जो है जीवाणुओं को और अन्य रोगाणुओं के लिए क्या करता है? अवरोधक का कार्य करता है। ये सब क्या है? प्रकृति की देन है। तो ये सब प्राकृतिक हमारी प्रतिरक्षी जो है आवरण है। प्रथम विलयशील रासायनिक कारक अथवा जीवाणुनाशी प्रभाव शुरू कर देते हैं, जिन्हें पूरक तंत्र कहा जाता है। द्वितीय भक्षक कोशिका क्रिया जो है उनसे मार देती है। अब पूरक तंत्र जो है वो क्या है? तो पूरक तंत्र जो है 30 प्रोटीन्स का है ना, या 30 से ज़्यादा भी प्रोटीन्स हो सकती हैं, और इसका पूरा एक समूह होता है, ठीक है। और अंग्रेजी के C है ना, इसके घटक जो होते हैं अंग्रेजी के C अक्षर के आधार पर होते हैं, और C1, C2, C3 ये जिस तरह से ये बाद में मतलब ना C1 एक, C2 सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम है ना, इनकी लिखी संख्या इनके खोज के क्रम को, यानी ये बाद में डेवलप हुए। पहला C1 पहले हुआ, C2 बाद में, इस तरह से बताया हुआ है। फिर ये प्रोटीन घटक क्या करते हैं? प्लाज्मा द्रव्य और कोशिका की सतह पर उपस्थित होते हैं, और रक्त का थक्का और फाइब्रिनोलाइसिस करने वाले प्रोटीन तंत्र के साथ साथ प्लाज्मा में पाया जाने वाला ये एक और एंजाइम का तंत्र होता है। ये आपको सारी बातें जो है लिखनी पड़ेंगी, है ना। पूरक तंत्र के बारे में भी लिखना पड़ेगा आपको। इसमें एक प्रोटीन सक्रिय अथवा विघटित होकर के एक उत्पाद बनाती है, जो दूसरी प्रोटीन के लिए क्या करती है? उत्प्रेरक का कार्य करती है। और इस प्रकार सक्रिय अथवा विघटित प्रोटीन क्या करती है? बहुत सारे प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, जो एंटीबॉडी है वो बनाती है। एंटीबॉडी के बारे में अपन ने बात पहले की थी, जब आप याद करिए, आपका जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बात की थी IgM, IgE, IgA, IgG, है ना। ये जो है प्रतिरक्षी जो है 5 तरह के होते हैं। यह तंत्र सूक्ष्म जीवों की कोशिका झिल्ली में छेद कर देता है। अब ये क्या करता है? ये जो बना प्रोटीन से, है ना, ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवों की कोशिका झिल्ली में क्या कर देता है? छेद कर देता है। ये जो पैथोजन आया, यानी बाहर से जिसने अटैक किया, ठीक है, अब ये इसको खा जाएगा। ये क्या करेगा? इसको अपने में लेकर के और ख़त्म कर देता है। मैक्रोफेजेज हैं, न्यूट्रोफिल्स है ना, फैगोसाइट्स हैं, ये सब क्या करते हैं? जो भी रोगजनक आता है उसको अपने अंदर लेकर के, यानी उसको लेकर के और खा जाते हैं, भक्षण कर लेते हैं उसका, ठीक है ना। ये फैगोसाइट्स यहाँ आकर सूक्ष्म जीवों को निगल जाते हैं, है ना। भक्षण करना मतलब निगल जाते हैं उसको और नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए पूरक तंत्र को शरीर की सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। तो आप जान रहे हैं ये वाली बात, है ना। ये क्या है? सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? भक्ष कणिका अवरोध होता है। कैसे होता है? कि जो फैगोसाइट हैं वो है ना, फैगोसाइटोसिस होता है इसमें। कैसे होता है? कि कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो इनको कोशिकाशन कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्षण या कोशिकाशन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? मेशिनकॉफ ने। इसकी खोज की थी मेशिनकॉफ ने। ये विभिन्न प्रकार के भक्षाणु होते हैं। सबसे पहले तो आपकी WBC पता ही है कि जैसे ही रोगाणु प्रवेश करता है शरीर में, WBCs अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं तुरंत। इधर से भी सैनिक बुला लेती हैं, उधर से भी सैनिक बुला लेती हैं, और अपनी बहुत सारी अपनी संख्या को जो है बढ़ा लेती हैं। और इसके अंदर जब हमने रक्त वाला चैप्टर पढ़ा था तो बताया था कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। इसके अंदर मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, सारे ये सब क्या करते हैं, है ना। इसके कणों में फैगोसाइटिन और लैक्टोफेरिन जैसे प्रतिजीवाणु प्रभाव वाले पदार्थ जो हैं वो उपस्थित होते हैं,
ठीक है ना। और जब सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय कण जैसे ही कोलाइडी कार्बन उत्तक द्रव या रक्त प्रवाह में पहुंचता है तो ये भक्षकाणु कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको निगल करके और तुरंत नष्ट कर देती हैं। देखो जैसे ही पैथोजन आया, इसके पास रोगजनक आया, ये तुरंत इसको क्या कर रही है, निगल रही हैं। देखो इनगल्फ करके इसको नष्ट कर देती हैं। ये कोशिकाएं या तो शारीरिक तरल पदार्थ में संचारित होती हैं या कुछ उत्तकों में जो है आबद्ध हो जाती हैं और फिर फैगोसाइटोसिस, इस जो पूरी प्रक्रिया जो है इसको खाने की, यानी इन जो कोशिकाओं को खाने की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस कहलाती है। यानी ये जो हैं सारी के सारे मोनोसाइट्स हैं, मोनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मैक्रोफिल्स हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, तुरंत ही उन रोगाणुओं कीटाणुओं को खा करके नष्ट कर देते हैं। जैसे मैक्रोफेजेज हैं, अब ये मैक्रोफेज है ना, ये क्या करता है, ये मोनोसाइट का ही रूपांतरित रूप है, ठीक है। ये भी भक्षाणु की तरह कार्य करता है। रक्त में पाई जाने वाली वृहद भक्षाणु प्रतिरक्षी समृश्य बनाने को ये प्रेरित करता है। इसमें अधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। जब मैक्रोफेजेस सक्रिय होते हैं तो लाइसोसोम अंतराकोशिकीय पाचन द्वारा, अब लाइसोसोम क्या करता है, पाचक रस निकालता है, तो फिर ये क्या करता है, अंतराकोशिकीय पाचन द्वारा क्या कर लेता है, रोगाणु को पचा जाता है। फिर है प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध क्या होता है कि जैसे आपको कभी चोट लगी होगी, लगती है पूरे अपन लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई चोट लग जाती है, तो आपने देखा होगा वो, या फिर कोई मच्छर वच्छर काटता है तो आपने देखा होगा थोड़ा सा वो रेड कलर का हो जाता है, बड़ा सा सूज जाता है ना। और कटवट कहीं लग जाता है तब भी आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी सी रेड कलर की हो जाती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये क्यों हो जाता है, ये लाल रंग का उभार, ये दर्द है ना, ऊष्मा जो उत्पन्न हो जाती है, इस विभिन्न जटिल क्रमबद्ध प्रक्रिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, शोध अथवा प्रदाह प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, संयोजी उत्तक की जो मास्ट कोशिकाएं हैं और श्वेत रुधिर कणिकाओं की बेसोफिल कोशिकाएं, ठीक है, ये क्या करती हैं, रासायनिक चेतावनी के रूप में क्या निकालती है, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है ना, रासायनिक चेतावनी देती हैं, यानी कुछ रसायन निकलते हैं, कौन से, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये निकलते हैं, इसमें से हिस्टामिन निकल रहे हैं ना। रोगाणुओं का विषैला पदार्थ व हिस्टामिन मिलकर के चोट वाले स्थान की कोशिकाओं को क्या करते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ा देते हैं, जिससे कि रक्त का प्रवाह क्या होता है, वहां पर बढ़ जाता है। प्लाज्मा व भक्षाणु कोशिकाओं से बाहर निकल करके कार्य करती हैं। प्लाज्मा में उपस्थित सीरम प्रोटीन्स भी जीवाणुनाशी गुण रखते हैं। जो प्लाज्मा में सीरम होता है वो भी क्या करता है, जीवाणुओं को नाश करता है। इनके एक जगह एकत्रित होने से शोध उत्पन्न हो जाता है। अब ये क्या होता है, जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो शोध उत्पन्न हो जाता है। न्यूट्रोफिल देह में प्रवेश किए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। ये जो न्यूट्रोफिल होती है ना, ये क्या करती है, जो देह में प्रवेश करते हैं कोई भी सूक्ष्म जीव, उनको नष्ट कर देती है। शोध क्रियाओं में हिस्टामिन के अलावा सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लाज्मा काइनिन्स, ये सब प्रोटीन्स भी जो है काम में आते हैं। तो बात हम करते हैं उपार्जित या जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा के बारे में, ठीक है ना। ये जो रोधक क्षमता होती है, एक तो आपको जब अपने पिछले उसमें पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, वो हमने प्राकृतिक पढ़ी थी जो सहज उपलब्ध थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये रोधक क्षमता जीवन काल के दौरान जो है ये डेवलप होती है ना, ग्रहण की गई रोधक क्षमता है। ये सूक्ष्म जीव या उसके द्वारा उत्पन्न उपापचयी पदार्थों के पूर्व स्मरण शक्ति के आधार पर जो है जीव द्वारा विकसित की जाती है। ये जीव के जीवन काल के दौरान रोग के प्रतिरोधकता के रूप में विकसित होती है, ठीक है। ये बात किसकी है, उपार्जित की। अब इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध विशिष्ट जो प्रतिरक्षी हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरक्षी जो हैं वो कोशिकाओं का निर्माण जो है किया जाता है और सूक्ष्म जीवों से जो है रक्षा की जाती है। और ये दो तरह की होती है, उपार्जित और स्वप्रतिरक्षा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अर्जित प्रतिरक्षा जो है इसकी चार विशेषताएं होती हैं। कौन सी चार विशेषताएं हैं इसकी, एक तो प्रतिजनी विशिष्टता यानी एंटीजन स्पेसिफिसिटी, ठीक है।
ये क्या करती है, प्रतिजन को पहचान करके, यानी कौन सा प्रतिजन है और इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, ये एक स्पेसिफिसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर प्रतिरक्षात्मक स्मृति, ये ध्यान रखती है कि क्या ये एंटीजन पहले आया है ना, तो उसको याद रखती है, क्योंकि अगर वो पहले आया है एंटीजन तो उसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई होंगी, ठीक। फिर दीर्घकालिकता, काफ़ी टाइम तक चलने वाली, और स्वयं तथा अन्य बाह्य कोशिकाओं के मध्य विभेद कर सकती है। ये 4 विशेषताएं जो हैं अर्जित प्रतिरक्षा में उपस्थित होती हैं। अब पहले बात करते हैं हम प्रतिजनी विशेषता की। तो जो बात मैंने आपको बताई कि शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगजनक हैं, रोगजनक कौन से होते हैं आपको पता है, जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वायरस हैं, आपके विषाणु हैं, है ना, ये सब क्या है, रोगजनक। ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या हैं, एंटीजेंस हैं जो कि रोगजनक होते हैं, ठीक है। और उनके बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं को पहचानती है ना, यानी कि किसने आक्रमण किया है, किसी जीवाणु ने आक्रमण किया है या किसी वायरस ने आक्रमण किया है, और वायरस ने आक्रमण किया है तो उसने कौन सा रोग किया है और उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी स्पेशली बनानी पड़ेगी, उसका ये ध्यान रखती है। फिर प्रतिरक्षात्मक स्मृति, जो बात मैंने आपको कही कि जब रोगजनक प्रवेश करते हैं तो क्या होती है, एक निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया, ठीक है। अब जब प्रतिरक्षा प्रणाली जो है किसी विशिष्ट बाह्य कारक से मुकाबला करती है तो क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, यानी जैसे ही कोई उस पर हमला करता है वैसे ही क्या होती है, ये सक्रिय हो जाती है तो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो उत्पन्न होती है और बाह्य जो आक्रमणकारी कारक है उसको शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। इस प्रथम मुठभेड़ या मुकाबले की याददाश्त या स्मृति बनाए रखती है, मतलब कि वो याद रखती है कि ये जो है पहले भी हमसे भिड़ने आया था, है ना, ये बात वो याद रखती है, ठीक है ना। तो हम याद रखते हैं कि ये गलती जो है दोबारा ना हो, तो वह याद रखी जाती है ना कोई चीज़, या फिर किसी से हमारी दुश्मनी होती है तो हम याद रखते हैं कि ये तो वही है जिसने हमको उस दिन पिटाई की थी, जिसने मार खाई थी, ऐसे करके याद रखते हैं ना अपन। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें जो हैं ये भी याद रखती है कि ये जो रोगजनक है पहले भी प्रवेश कर चुका है ना, तो स्मरण याद की शक्ति रहती है इसमें। फिर जिससे ये आक्रमणकारी अगर दोबारा प्रवेश करता है तो ये जो कोशिकाएं हैं उसको तुरंत पहचान लेती हैं कि उस दिन भी झगड़ा करने आया था ये, है ना, और उसके प्रति प्रथम बार की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया करके अब क्या है, वो और ज़्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं और उसको भगा देती हैं, मार देती हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक या पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया कहते हैं, ठीक। फिर दीर्घकालिकता की बात करते हैं तो किसी रोग विशेष के प्रतिरक्षी एक बार बनने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कोई भी प्रतिजन अटैक करता है कोई पर्टिकुलर रोग का, है ना, और उसके क्या बन गए, प्रतिरक्षी बनेंगे। जो ये प्रतिरक्षी बनते हैं ये काफ़ी समय तक बने रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं और उस रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। स्वयं तथा अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद, यानी कि इस प्रतिरक्षा में क्या होता है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको ये पहचानती है और बाहर से कोई अगर आती है ना, एंटीजन कोई आता है तो उसको भी ये विभेद कर सकती है तथा अपनी कोशिकाओं को बचाते हुए वो जो बाह्य कोशिका है उसको नष्ट कर देती है ना, ये कार्य ये करती है। तो इसे अपना पराया सिद्धांत भी कहते हैं और सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन नोबेल पुरस्कार विजेता सर फ्रैंक मैकफॉर्लैन बर्नेट ने इसे बताया था। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अपना पराया सिद्धांत, यानी जो कोशिकाएं हैं वो ये जानती हैं कि ये कोशिका हमारी है और ये कोशिका बाहर से आई हुई है ना, इस बात को वो पहचानती हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, सर फ्रैंक मैकफॉर्लैन बर्नेट ने दिया था और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कहाँ के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं ना, वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में नोट करिए और अगर कॉपी पेंसिल लेना भूल गए तो जल्दी से लेके आइए, है ना।
अब प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं कौन सी हैं? तो दो कोशिकाओं का नाम आप हमेशा याद रखेंगे, लसिकाणु लिम्फोसाइट्स और प्रतिजन एंटीजन प्रदर्शक कोशिकाएं। ठीक है, ये दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। अब लसिकाणु जो हैं ये क्या हैं? तो आपको पता है कि WBC है ना, क्या है? हमारे सैनिक हैं, हमारे जो पूरे शरीर की रक्षा करते हैं वो सैनिक हैं। और ये लसिकाणु भी क्या हैं? WBC हैं, जो कि WBC का यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का 20% पार्ट जो है ये बनाते हैं, है ना। और सामान्य युवा में 1 अरब लसिकाणु होते हैं। ठीक है, भ्रूण में जो इनका निर्माण होता है वो यकृत और थाइमस में होता है, जबकि जब ये बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में और लसिका ग्रंथियों में, जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उनके अंदर होता है। यानी भ्रूण में आपका प्रश्न बनता है यहाँ पर कि भ्रूण में जो है लसिकाणु का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और थाइमस में होता है। ठीक है, और वयस्क में अस्थि मज्जा में और लसिका ग्रंथियों में होता है। थाइमस और लाल अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिका अंग कहलाते हैं, क्योंकि थाइमस और लाल अस्थि मज्जा में इनका जन्म होता है। ठीक है, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैसेज, ये सब क्या कहलाते हैं? द्वितीय लसिका अंग कहलाते हैं। और आपको पता है लसिकाणु दो तरह के होते हैं, T सेल्स और B सेल्स, है ना। तो पहले हम बात करेंगे कि ये क्या है, T सेल्स और B सेल्स। तो ये दोनों ही क्या है? दोनों लसिकाणुओं का उद्भव वयस्क की अस्थि मज्जा में उपस्थित हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्तंभ कोशिकाओं में, है ना, ये आधा स है, कि स्तंभ कोशिकाओं में होता है। और इस क्रिया को रक्तोत्पत्ति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? रक्तोत्पत्ति। अब ये उत्पन्न तो यहाँ से होती है, लेकिन इनका जो परिपक्वन है यानी ये जो मैच्योर होती हैं, ये अलग अलग अंग में होती हैं। प्राथमिक एवं द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे रक्त में पाई जाने वाली B लसिकाणु एवं T लसिकाणुओं द्वारा होती है। ठीक है, तो T कोशिकाओं का विभेदन व परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। अब ये थाइमस में होता है, इसीलिए इसको T, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? T लसिकाणु कहते हैं। T कोशिकाओं का विभेदन और परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, जब हमने, जी हाँ, रासायनिक समन्वय पढ़ा था, मानव में रासायनिक समन्वय पढ़ा था, तब हमने बात की थी थाइमस ग्लैंड की, है ना। तो ये इसका जो विभेदन और परिपक्वन होता है ये उसी थाइमस ग्लैंड में होता है। ये कुल लसिकाणुओं का 65 to 75% पार्ट बनाती है। 65 to 75% पार्ट ये बनाती है। ये संक्रमण स्थल पर पहुंचती है फटाफट गमन करके, और क्या करती है? उसको खा जाती है, उसको मृत कर देती है। ठीक है, ये B लसिकाणु को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए सहायता करती है। और B लसिकाणु क्या मतलब, ये तो क्या करती है? डायरेक्ट उस पर अटैक करके और उसको नष्ट कर देती है, लेकिन B लसिकाणु क्या करते हैं? प्रतिरक्षी जो हैं वो बनाते हैं, है ना। तो उसमें भी ये सहायता करती है। अब इसमें क्या होता है कि कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रतिजन से संबंधित होती है, इसलिए हमारे शरीर में विशिष्ट प्रतिजनों की अलग अलग T कोशिकाएं 4 से 5 वर्ष या इससे ज्यादा तक जीवित रहती हैं। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिजन होते हैं, है ना, उनकी अलग अलग T कोशिकाएं। T कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एक क्लोन कोशिका प्रतिजन की प्रतिक्रिया की दृष्टि से T कोशिका के समान होती है, लेकिन ये कार्य भी भिन्न भिन्न करती हैं। तो भिन्न भिन्न कार्य कैसे करती हैं? वो भिन्न भिन्न कार्य ऐसे करती हैं कि किलर T लिम्फोसाइट्स, तो किलर नाम से आपको समझ में आ रहा है ये क्या करती हैं? किल करती हैं, है ना, यानी सीधे ही एंटीजन को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, इंटेरिफॉन और लाइक्सिन जो है इसमें से निकलते हैं। फिर सप्रेसर यानी वो सप्रेस करती है, किसको सप्रेस करती है? B लिम्फोसाइट्स को, और किलर लिम्फोसाइट्स को ये सप्रेस करती है यानी रोकती है। फिर हेल्पर
टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर से नाम समझ में आ रहा है, हेल्प करती हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज के निर्माण में बी लिम्फोसाइट्स की सहायता करती हैं, हेल्पर हैं तो सहायता करती हैं। इनसे इंटरल्यूकिन 2 का स्रावण होता है जो किलर टी सेल के निर्माण को बढ़ाता है, और किलर टी सेल्स जो किल कर लेती हैं फटाफट। फिर मेमोरी लिम्फोसाइट्स, ये लसिका उत्तर में होती हैं, और आप समझ रहे हैं मेमोरी लिम्फोसाइट्स यानी ये याद रखती हैं कि इसने पहले अटैक किया था। एम्पलीफायर जो होती हैं ये लिम्फोसाइट्स की क्रियाओं को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग टी कोशिकाएं होती हैं और इनका अलग अलग काम बटा हुआ होता है। बी कोशिकाओं का विभेदन और परिपक्वन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बी लसिकाणु, है ना। बोन मैरो से है तो बी, है ना, तो बी लसिकाणु कहते हैं। ये गतिशील नहीं होती हैं, जबकि टी कोशिकाओं का अपन ने लसिकाणुओं का क्या पढ़ा था? टी सेल्स क्या करती हैं? तुरंत से गमन करके आती हैं और एंटीजन को खा जाती हैं, नष्ट कर लेती हैं, है ना, मृत कर देती हैं। ये गतिशील नहीं होती हैं। कशेरुकियों में इनका विभेदीकरण आहार नाल के समीप लसिका उत्तक, जिसको बूर्सा ऑफ फैब्रिकस कहते हैं, उसमें होता है। और स्तनधारियों में टॉन्सिल्स, पेयर्स पैसेज और अपेंडिक्स में इनका विभेदीकरण होता है। ये कुल लसिकाओं का 5 to 15% होती हैं, यानी टी सेल्स ज़्यादा होती हैं, ये 5 to 15% ही होती हैं। बी लसिकाणु रोगजनकों की अनुक्रिया से हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। तो ये क्या करती हैं? जो सैनिक हैं, हमारे शरीर की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, वो जो प्रोटीन्स हैं उनका ये निर्माण करती है। बी लसिकाणु संचारी या तरल माध्यमिक प्रतिरक्षा के लिए और टी लसिकाणु कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए विशिष्ट जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। और बी व टी दोनों लसिकाणु सभी अंगों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये देखिए बी रिसेप्टर्स है, ये देखिए बी सेल प्लाज्मा सेल्स में मेमोरी सेल्स हैं, में डिवाइडेड होती हैं। अब इसके बारे में और हम जानते हैं कि ये बी लसिका कोशिकाएं क्या हैं। ये अस्थि मज्जा में होती हैं, वहीं पर ही विभेदित होती हैं, वहीं पर ही परिपक्व होती हैं, यानी वहीं पर ही ये मैच्योर होती हैं। अब जो मैच्योर बी लसिकाणु है, ठीक है, उस पर विशिष्ट व अद्वितीय प्रतिजन बंधक ग्राही स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। विशिष्ट, यहाँ पर जैसे ये बैक्टीरिया आ रहा है तो ये बंधक ग्राही स्थल उपस्थित होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है। और एक कलाबंधित ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का प्रतिरक्षी होता है। किस प्रकृति का होता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी होती है। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया कहते हैं, है ना। ब्लड में उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया कहते हैं। जैसे ही इस परिपक्व बी लसिकाणु के संपर्क में कोई भी विशिष्ट प्रतिजन आता है, चाहे बैक्टीरिया आता है, चाहे वायरस आता है, किसी पर्टिकुलर रोग का, ठीक है, तो ये फटाफट विभाजित होकर के 2 प्रकार की कोशिकाएं बना लेती हैं। कौन कौन सी? प्रभावी बी लसिकाणु, जिसको प्लाज्मा कोशिका कहते हैं, और स्मृति बी लसिकाणु, ठीक है। ये 2 तरह की कोशिकाएं तुरंत से बना लेती हैं। ये जो प्रभावी बी लसिकाणु हैं, ये कोशिकाएं विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, यानी उस विशिष्ट रोग के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षी जो होगा, उसको मारने के लिए जो विशिष्ट प्रतिरक्षी है उसका ये निर्माण करती हैं, इसको पहचान करके और फिर उसका निर्माण करती हैं, जो तरल माध्यित प्रतिरक्षा को सक्रिय कर प्रतिजनों को नष्ट कर देती है, और फिर वो जो आने वाला रोग जनक है उसको ये नष्ट कर देती हैं। इनका जीवन काल बहुत अत्यल्प होता है, यानी बहुत कम समय का होता है। स्मृति बी लसिकाणु ये क्या करते हैं? विशिष्ट प्रतिजन के खिलाफ प्रथम प्रतिरक्षा अनुक्रिया को याद रखती हैं, यानी पहली बार जो अनुक्रिया हुई थी, यानी पहली बार जो इन्होंने प्रतिजन एंटीबॉडीज बनाई थी, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने एंटीबॉडीज बनाई थी, उसको ये याद रखती हैं, है ना, कि अरे इसने तो पहले भी अटैक किया था और फिर तब हमने क्या किया था, ये वाला जो है एंटीबॉडी, ये वाला प्रतिरक्षी बनाया था, इस बात को ये याद रखती हैं। और यही प्रतिजन शरीर में दोबारा जब प्रवेश करता है तो फटाफट ये सक्रिय होकर के और उसको नष्ट
कर देती हैं, यानी याद रखती है ना कि दुश्मनी किससे है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे तो उसे निपटने का तरीका भी ध्यान रहता है, तो वही काम ये भी करती हैं, ठीक है। स्व प्रतिरक्षा में क्या होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा में अपनी कोशिकाओं व विजातीय जीवों के मध्य विभेद करने की क्षमता पाई जाती है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करती है, ये बताती है, ये अपन ने इसमें पढ़ा था जब उपार्जित प्रतिरक्षा में पढ़ा था ना, कि अपना जो ये हमारी कोशिकाएं हैं या ये बाहर से आई हुई हैं, इसमें ये विभेद बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो यह प्रतिरक्षा सामान्यतः विजातीय जीवों के विरुद्ध ही प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, यानी जो बाहर से आई हुई है विजातीय जो जीव हैं, है ना, उनके विरुद्ध ही ये क्या करती है, प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, आनुवांशिक कारण या वातावरणीय कारणों के कारण शरीर की ये प्रतिरक्षा क्या करती है, जीव की अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है ना। तो वो स्व प्रतिरक्षा है ना, अपनी ही कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षी बना करके उन पर क्या कर देती है, हमला कर देती है, ठीक है। ऐसी प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। और परिणाम स्वरूप शरीर को होने वाले रोग को स्व प्रतिरक्षा रोग भी कहते हैं, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जो हो जाता है ना, हड्डियों का जो रोग हो जाता है, वो इसके कारण होता है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।